So we are seeing the 500 important question series and this is the 10th video. आप बाकी के 9 वीडियो आप जाके देख सकते हो एंड यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राइट? दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको और भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यू कैन गो टू आवर वेबसाइट एंड सॉल्व। ओके, आप डेली क्विज सेक्शन में जाइए और जाके सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एवरी क्वेश्चन एंड एवरी स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टॉक्स अबाउट who as per the government of the India Act rules 1961 can add or reduce the number of standing committees or modify the functions assigned to them. Okay, किनको ये पावर दी गई है एज पर दिस रूल्स 1961? सो ये सी है अब इसका आंसर। आप देखो, प्राइम मिनिस्टर इसका आंसर है एंड डायरेक्टली इज टेकन फ्रॉम द committees of the cabinet, and you see here the prime minister may from time to time amend the schedule by adding or by reducing the number of such committees or by modifying the functions assigned to them. So everything is clear now, everything is picture in front of you. No need to सही है या गलत है इतना दिमाग लगाने के लिए आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और द स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट्स मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ वोट्स फुल टू बी डिक्लेयर इलेक्टेड। ये तो बहुत इजी स्टेटमेंट, राइट? ये सबको पता है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन लोकसभा, द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजॉरिटी एंड द डेप्यूटी स्पीकर्स टू अपोजिशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं लिखा हुआ है, इट इज एज पर द कन्वेंशन। सो टिल नाउ दिस इज आई फाउंड दिस इज इजी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये आसानी से सबने करना है, राइट? इनमें इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर इज डी एंड इट्स नॉट पर द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स बाय द कन्वेंशन, राइट? ये एक कंसेंसस बनता है, राइट? इनफॉर्मल कंसेंसस है ना, कि डेप्यूटी स्पीकर अपोजिशन को दे दो, बट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है ना। इट्स अ वेरी फैक्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चन विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर शील्ड अगेंस्ट द अल्फा पार्टिकल। तो ये 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, साइंस टेक का क्वेश्चन है। सो दीज क्विजेज आर इन द हिंदू मैगजीन्स। ओके, ये वहां से निकाल के आई हैव जस्ट टेकन इट एंड आई आस्क्ड यू। तो पेपर इसको याद रखोगे आप। इट्स अ बिल्कुल अल्फा पार्टिकल्स आर द लीस्ट पेनिट्रेटिंग टाइप ऑफ रेडिएशन। इवन द मोस्ट एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स कैन बी स्टॉप्ड बाय सिंगल शीट ऑफ पेपर। So paper is the right answer here. Now this is very important question कि अगर कोई amendment, कोई act already exist कर रहा है, right? And if that existing act में if you bring amendment, if कोई existing act में अगर हम amendment लाते हैं तो क्या उसको फिर से president के assent की जरूरत है? This is the first statement. Second statement is in India, once the amendment act is served its purpose, it's automatically removed from the statutory book. Okay? Since 2014, more than 1,000 central acts has been repealed. है ना, जो आउटडेटेड लॉज है, राइट? मोदी गवर्नमेंट आपको याद अगर आ रहा हो तो हमारे कानून अंग्रेजों के समय के हैं, इनको हटाना चाहिए, इनको बंद करना चाहिए, कम करना चाहिए, एंड उस डायरेक्शन में वो मूव भी कर रहे हैं, राइट? सो ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स यू सी हियर, पहला स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो ये प्रोविजन में क्या है आप देखो, यहाँ पे कोई भी अगर अमेंडमेंट में भी अमेंडमेंट लाते हैं हम तो इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर द एसेंट। आफ्टर द एसेंट इज ऑप्शन द अमेंडमेंट इज इनकॉर्पोरेटेड एग्जिस्टिंग। अगर एग्जिस्टिंग में अमेंडमेंट है तो प्रेसिडेंट की जरूरत है। नाउ इन इंडिया वंस द अमेंडमेंट हैज, ये तो एक्चुअली क्या है, ये स्टेटमेंट इसलिए पूछा गया बिकॉज इफ यू सी अदर कंट्रीज, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है ये पूरा, है ना? इट्स जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स जिनके पास बहुत टाइम है भी। और आप बिल्कुल सुन लो कि एक्चुअली में क्या होता है बाकी कंट्रीज में, काफ़ी कंट्रीज में, कि अगर एग्जिस्टिंग एक्ट में कोई अमेंडमेंट लाया और उसने अपना पर्पज सर्व किया तो वो ऑटोमेटिकली रिपील हो जाता है। पर इंडिया में ये मैकेनिज्म नहीं है। ओके, सॉरी। Now, if you see the third statement, so far 10 repealing amendment act has been passed. इतना enactment has been repealed. Okay, third statement more than 1,000 था, so this is a correct statement. अब देखो बार बार इन्होंने एक्ट लेके आया है और इसमें कितने एक्ट्स रिपील होते थे, देखो आप एक एक्ट लेके आए इतने एक्ट रिपील हो रहे हैं, दूसरा एक्ट लेके आए इतने एक्ट रिपील हो रहे हैं। तो इतने एक्ट आप देखो यहाँ पे लाना पड़ता है, बार बार रिपील करने के लिए आपको एक्ट लाना पड़ेगा। इट्स नॉट समथिंग कि ऐसे ही कर देना है, राइट? सो दिस इज व्हाट सिंस 2014 आप देख लो यहाँ पे कितने एक्ट रिपील हुए। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। नाउ अभी ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट यस सम फैक्चुअल थिंग्स आर देयर। द स्कीम इज ओनली फॉर द करंट अकाउंट, सबसे इजीएस्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट इज टोटल आउटवर्ड रेमिटेंस अंडर आरएस हैज बीन इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली एक्सेप्ट द कोविड मंथ्स। आउटवर्ड रेमिटेंस अंडर आरएस इंक्रीज हुआ है। कोविड में तो हर कुछ कम हुआ था, तो कोविड मेंशन करना जरूरी है, नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स है सर कोविड में ऐसा हुआ तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम लेके आएंगे। थर्ड इज लाइक रेमिटेंस फॉर द एजुकेशन अकाउंटेड फॉर द हाफ ऑफ द टोटल रेमिटेंस। ओके, एजुकेशन सेक्टर का हाफ है, जितना भी बाहर जा रहा है पैसा उसमें एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा जा रहा है। सी आंसर इज 1, 2 स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट। सो इट इज फॉर द बोथ करंट एंड कैपिटल। ये बहुत ईजी है, आप जानते हो इसको।
Moving to the next question, it is next statement. There is no limit to the frequency remittance in the scheme. The resident individual will not be eligible to make further. अच्छा, ये scheme was the first introduced in 2004. ठीक है, and several changes has been done since then based on the prevailing indicators. Okay, now total outward remittance and are increasing consistently. आप देखो यहाँ पे कोविड में कुछ कम हुए and then it is increasing. अभी तो ये प्रोविजनल है, ये भी इंक्रीज होगा, तो इट विल मूव, ग्राफ विल मूव हियर ओनली. सो इट हैज बीन, आप देखो पास्ट में भी इंक्रीज ही हुआ है, जस्ट कोविड में कम हुआ एंड इट इंक्रीज. सो इंक्रीज इज द राइट आंसर. आप देख लो ग्राफ. एजुकेशन सेक्टर एंड मेंटेनेंस द क्लोज अकाउंट 20%. ओके, सो अभी आप देखो सबसे ज्यादा कहां पर है, ट्रैवल. सबसे ज्यादा जो अभी रेमिटेंस एलआरएस में एजुकेशन नहीं जा रहा है, ट्रैवल जा रहा है. यू शुड बी नोइंग दिस. अभी आप देख लो ना, एजुकेशन में कितना 2317 और ट्रैवल में कितना है 11,851. तो सबसे ज्यादा आउटवर्ड रेमिटेंस कहां पर है, ट्रैवल में, नॉट एजुकेशन सेक्टर. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट फॉर यू. नाउ एज पर द स्टेटस ऑफ द स्नो लेपर्ड इन द इंडिया, ये लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई है. दिस इज द लेटेस्ट रिपोर्ट. अगर लेपर्ड के बारे में जानना है आपको तो यू शुड बी, दिस रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट. द हाइएस्ट नंबर ऑफ कैट्स वेर एस्टिमेटेड Jammu Kashmir. The IUCN classification of the snow leopard is same as tiger, and the Wildlife Institute is the national coordinator for the snow leopard assessment in the program. अभी आप देखो कि इनमें से A, only one is incorrect, only one is correct, right? तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट्स अ थर्ड स्टेटमेंट, जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट है. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ये टास्क है. ओके, नाउ इट्स 477 इन लद्दाख. लद्दाख का सबसे ज्यादा है. जम्मू कश्मीर में सिर्फ 9 है. लद्दाख में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड है. दिस इज द लेटेस्ट रिपोर्ट से डायग्राम ली गई है. ठीक है, अभी टाइगर का देख लो, मैं इमेज दे रहा हूं. अभी स्नो लेपर्ड का वल्नरेबल है एंड टाइगर का क्या है, एंडेंजर्ड. सो इट्स नॉट द सेम, इट्स नॉट द सेम. समझ में आया इस स्टेटमेंट में? यहाँ पे क्या पूछा, आईयूसीएन रेड लिस्ट क्लासिफिकेशन और सेम एज टाइगर नहीं, इसका एंडेंजर्ड है, इसका वल्नरेबल. तो इससे ये स्टेटमेंट गलत. अब सही हो गया. हनुमान प्लोवेरिस ना, हनुमान है, ये हनुमान का नाम है ना, इसीलिए ये मैंने पूछ दिया. अदरवाइज आई विल से यू वन थिंग, बहुत सारे स्पीसीज इन ऐसे न्यूज में रहेंगे. ओके, पर आप